बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने जो है वो जनरेशन ऑफ माइक्रोवेव पढ़ी थी। कैलेस्ट्रॉन वेव से, यानी कि कैलेस्ट्रॉन डिवाइस है, उसके थ्रू हम जनरेशन ऑफ माइक्रोवेव किस तरीके से करवाते हैं, उस चीज़ के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो हमारा रिलेटेड टॉपिक है वो रिलेटेड टू जनरेशन ऑफ माइक्रोवेव ही है, लेकिन एक अलग तरीके से। शुरू में हमने पढ़ा मैग्नेट्रॉन के तरीके से कैसे जनरेशन होती है, उसके बाद हमने पढ़ा कैलेस्ट्रॉन के तरीके से कैसे होती है। कैलेस्ट्रॉन जो बेसिकली है वो एम्पलीफाई कर रहा था आपकी माइक्रोवेव का, यानी कि आप वीक जो है वो सिग्नल आरएफ सिग्नल जो है एम्पलीफाई करवाना चाहते हैं, तो वो हम जो है ना अपना कैलेस्ट्रॉन टू कैविटी या मल्टी कैविटी जो है उसके थ्रू, मल्टी कैविटी कैलेस्ट्रॉन जो है उसके थ्रू हम करवा सकते हैं। तो वो जो है अपने प्रोसेस जो है वो लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी रिलेटेड टू माइक्रोवेव ही है, उसमें भी हम जो है एम्पलीफिकेशन करवा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई वीक सिग्नल है आ रहा है हमारे पास, यानी कि कोई आरएफ सिग्नल है माइक्रोवेव सिग्नल, तो उसको हम जो है एम्पलीफाई करके उसकी जो है स्ट्रेंथ जो है वो उसकी कैसे बढ़ा सकते हैं वो देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। ठीक है, ये भी एक तरह की वैक्यूम ट्यूब ही है जो कि आपकी माइक्रोवेव जो है वो उसकी एम्पलीफिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, जिस तरीके से हमने कैलेस्ट्रॉन का इस्तेमाल किया था, इसी तरीके से ये भी एक आपकी वैक्यूम ट्यूब है, तो वो जो है आप जो एम्पलीफिकेशन के लिए काम आती है। A traveling wave tube is a type of vacuum tube used to amplify high frequency signal. The RF signal is amplified by absorbing power of a beam of electron as it goes through the tube. ठीक है, तो यानी कि किस काम आती है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को एम्पलीफाई करवाने के लिए जो है वो काम आती है। यानी कि अकॉर्डिंग टू नीड, जिस तरह का आपको सिग्नल चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी का चाहिए, लो फ्रीक्वेंसी का, अगर आपके पास लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसको आपने, और आपकी ज़रूरत जो है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल की है, तो आप वो इस ट्यूब की मदद से जो है वो एम्पलीफाई करवा के अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। ये काम कैसे करती है? ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपका कैलेस्ट्रॉन करता था, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है उस बीम से, तो उसकी पावर जो है ऑब्जॉर्व करने के बाद जो है वो एम्पलीफिकेशन होती थी, जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर चीज़ें डिस्कस की थी। तरीका थोड़ा डिफरेंट है इसका। TWAT एज, अच्छा TWT एज, ए भी यहाँ पे शामिल है, इसका मतलब है ट्रेवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर। ए का मतलब है यूजुअली ऑपरेट फ्रॉम 300 मेगाहर्ट्ज टू अप टू फ्रीक्वेंसीज ओवर 100 मेगाहर्ट्ज। अच्छा, ये जो है वो मतलब अकॉर्डिंग टू जो है वो जो ये लिखी हुई है 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 100 मेगाहर्ट्ज तक जो है वो जनरेट करवा सकती है। तो ये जो है ना अकॉर्डिंग टू मतलब उसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर है। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा भी जो है वो आप एम्पलीफाई करवा सकते हैं। जैसे मैंने अगली लाइन में कहा, वेयर हैज़ गो 650 गीगाहर्ट्ज, मैंने कहा मतलब कि 650 650 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी जो है वो भी आप इसे अचीव कर सकते हैं। तो मकसद कहने का ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ जो है वो में अलग अलग, आप अगर रेफरेंस देखेंगे, अलग अलग वेबसाइट देखेंगे, अलग अलग आप उसमें देखेंगे तो अलग अलग चीज़ें लिखी होंगी। तो अलग अलग चीज़ें अगर आपको रेटिंग मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ही वैक्यूम ट्यूब है। तो उसका मतलब ये है कि हर वैक्यूम ट्यूब जो है ना उसके अंदर कोई ना कोई मॉडिफिकेशन है, और उस मॉडिफिकेशन के मुताबिक ही हमें जो आउटपुट है ज़्यादा मिलता है या कम मिलता है। अगर कोई मुझे 200 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी दे रहा है तो उसके अंदर कोई ना कोई, ज़ाहिर बात है, मॉडिफिकेशन, कोई ना कोई चेंजेस होगी उस वैक्यूम ट्यूब से जो मुझे 100 गीगाहर्ट्ज दे रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ में आप कभी परेशान हो जाना कि पता नहीं इस जो है सर ने गलत बताया है, सर में लिखा हुआ है, तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। द प्रोवाइड पावर लेवल फॉर अ फ्यू वाट टू मेगावाट, यानी कि कुछ वाट से लेकर मेगावाट तक की जो पावर है वो आप इससे अचीव कर सकते हैं, और जो गेन है वो 40 to 60 डेसीबल जो है वो गेन आपको मिल सकता है। कहीं कहीं पे 70 डेसीबल जो है वो भी मैंने जो है वो पढ़ा है, तो ये भी जो है वो हो सकता है। तो ये इसका बेसिकली स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको स्ट्रक्चर को देखें तो ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है जो आपका आम कैथोड वैक्यूम जो होती है, कैथोड रे वैक्यूम ट्यूब है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पे एक हीटर लगा हुआ है, यहाँ पे आपका ये कैथोड है, सॉरी ये कैथोड है, यहाँ पे आपके वो लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉन बीम है, और यहाँ पे जो है फोकसिंग इलेक्ट्रोड है। यानी फोकस इलेक्ट्रोड का काम बेसिकली ये है कि जो बीम, यानी कि आपकी अगर कोई
यानी कि ये फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ से आपकी बीम जो है वो स्कैटर हो रही है तो डिफरेंट डायरेक्शन में। तो हम क्या करते हैं कि यार ये एक ना फोकसिंग इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि एक लाइन में जो है ना आपका जो बीम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इसका कैथोड है, ये रहा, ये कैथोड है इसका, और यहाँ पे जो है कलेक्टर जो है जिसको हम एनोड भी कहते हैं वो कलेक्ट करते हैं। बीच में सिर्फ एक ये चीज़ ऐसी है, एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि अलग हैं और जो इसको जो है वो आम आपकी वैक्यूम ट्यूब है उससे मुख्तलिफ बनाता है। तो हमने जो लास्ट जो केलेस्ट्रॉन पढ़ी थी उसके अंदर जो है, अच्छा उसके और इसके अंदर चेंजेस क्या है, उसके अंदर और उसके अंदर भी चेंजेस थोड़ी सी है। उसमें क्या है कि हम कैविटीज़ का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे जो है ना कैविटी इस्तेमाल नहीं हो रही। वहाँ पे जो हमारी ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रही थी, यानी कि ऑसिलेशन के अंदर जो एम्प्लीफिकेशन हो रही थी, हमारी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी कैचर कैविटी की, वो क्या नाम है वो हो जाती थी, एम्पलीफाई हो जाती थी थ्रू कैविटी। यानी कैविटी के अंदर हमारा जो है वो एलसी ऑसिलेशन जो है वो मज़ीद प्रोड्यूस हो रही थी, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के थ्रू जो है एम्प्लीफिकेशन हो रही थी। एम्प्लीफिकेशन यहाँ भी वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के थ्रू ही होती है, लेकिन चेंजिंग क्या है कि यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये चीज़ नहीं है, यानी कि वहाँ पे कैविटी है और यहाँ पे हमारे पास कैविटी है, यहाँ पर एक चीज़ है। तो इसके अंदर जो है वो पार्ट्स जो हैं वो देख लेते हैं क्या क्या है। हीटर है, कैथोड है, इलेक्ट्रॉन बीम्स जो निकल रहे हैं कैथोड से, हीटर जो है हीटअप होता है, उसके बाद इसको इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं सारे पार्ट को। एनोड है, ठीक है, एनोड जो है वो उसको एक्सेलरेट करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये लो पावर एनोड होता है आपका। फोकसिंग प्लेट्स हैं, ये मैग्नेट लगे होते हैं, यानी कि वैक्यूम ट्यूब है उसको जो कि जहाँ इस, अच्छा ये इंटरनल पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है यानी कि जो आपको नज़र आ रहा है वायर टाइप, ये है आपका स्लो वेव स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं हेलिक्स, HELIX, ठीक है, इसको हेलिक्स कहते हैं, जो कि हेलिकल स्प्रिंग से लिया गया है। आपका हेलिकल स्प्रिंग जो है वो भी इसी तरीके से है ना, यानी कि हेलिकल स्प्रिंग उसी से ये लफ्ज़ लिया गया है। इसको कहते हैं हेलिक्स और स्लो वेव स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको। ये एटेन्यूएटर लगे हुए हैं, यानी एटेन्यूएटर क्या होते हैं, बेसिकली कुछ नहीं होते, जो आपकी बॉडी होती है वैक्यूम ट्यूब की, इसको जो है वो मेटल के साथ जो है वो कोट कर देते हैं और फिर एटेन्यूएटर का काम करने लग जाते हैं। ये आपका कलेक्टर साइड है, यहाँ से हम RF इनपुट लेते हैं और यहाँ से RF आउटपुट लेते हैं एम्पलीट्यूड फॉर्म में, ठीक है, यानी कि एम्पलीट्यूड होने के बाद जो मिलती है ये हेलिक्स। इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर जो मेन काम हो रहा है वो जो है वो, क्योंकि ये सारा स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सिंपल है वैक्यूम ट्यूब की तरह, जो मेन काम कर रहा है वो ये आपका हेलिक्स कर रहा है। इस हेलिक्स के अंदर जो है ना आपका मेन काम हो रहा है और इसी के थ्रू जो है वो आपकी एम्प्लीफिकेशन हो रही है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कोई इसके अंदर जो है वो सारी, जैसे हम पहले पढ़ के आए हैं अपनी दो जो है वैक्यूम ट्यूब्स जो को पढ़ा है हमने, माइक्रोवेव वैक्यूम ट्यूब पढ़ा है, उसी तरीके का काम हो रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा तरीका थोड़ा इसके अंदर डिफरेंट है। तो इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन सिमिलर कंस्ट्रक्शन एज अ कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे जो है वो ट्यूब जो है का जो इलेक्ट्रॉन गन का बेसिकली वही काम होता है जो सारा जो है वो हर तरह की कैथोड रे ट्यूब के अंदर होते हैं। तो वो क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करती है और टेम्परेचर जो उसका है 850 से लेके 1100 सेल्सियस तक हो सकता है, और इसी टेम्परेचर के ऊपर आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होना शुरू हो जाते हैं। सराउंडिंग मैग्नेटिक, अच्छा क्योंकि हम जब भी जो भी काम मैग्नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी उसके अंदर ट्यूब्स के अंदर, अच्छा जो भी हम काम कर रहे हैं वैक्यूम ट्यूब के अंदर, जो मैग्नेट का काम जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो एक ही डायरेक्शन में फोकस करने का होता है, ठीक है, वो एक जो है ना मतलब टाइट होन कर देता है, इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है उनको एक टाइट कर देता है, एक जो है ना वो एरिया के अंदर फिक्स कर देता है। तो इस मैग्नेट का जो सराउंडिंग है आपकी वैक्यूम ट्यूब के इर्द गिर्द सराउंडिंग, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे ये आपका मैग्नेट है, ये लगा हुआ है। तो इसका काम भी यही है कि प्रोवाइड अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ ट्यूब टू फोकस द इलेक्ट्रॉन इनटू टाइट बीम, यानी कि एक टाइट बीम के अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन को फोकस करके रखता है। तो इसका काम ये होता है बेसिकली। दिस मैग्नेट में बी आइदर अ परमानेंट और सोलेनॉइड focusing element. A permanent magnet does not need a power supply and ensure that a magnetic field is always present. तो ये काम होता है। तीसरा जो चीज़ है वो है आपका स्लो वेव स्ट्रक्चर, जिसको मैंने कहा हेलिक्स। सिंस द इलेक्ट्रॉन बीम इनटू द ट्यूब मस्ट ऑब्वियसली ट्रेवल स्लोवर देन द स्पीड ऑफ लाइट, देयर मस्ट बी सम मीन्स ऑफ स्लोइंग डाउन फॉरवर्ड वेलोसिटी। अब ये क्या करता है कि ट्रैवलिंग जो है स्पीड ऑफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो आपके मूव कर रहे हैं इस ट्यूब के अंदर, इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे कैथोड से एनोड की तरफ,
उनकी स्पीड जो है वो कम होगी, जाहिर बात है, क्योंकि हम RF इनपुट जब देते हैं तो RF इनपुट जो है वो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है बजाय उसके के इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम है, और RF जो इनपुट दे रहे हैं, जाहिर बात है वो एक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है आपका लोअर उसके ऊपर, यानी कि उसकी जो क्या नाम है, स्ट्रेंथ है वो लोअर, लेकिन स्पीड तो वही रहेगी ना, वेलोसिटी तो उसकी वही रहेगी। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, एक कॉइल्ड वायर, यानी कि आपकी जो वायर है उसको कॉइल शेप में बना के, जिस तरीके से ये बनाई हुई है मैंने इस पिक्चर के अंदर जो बनी हुई है, इस तरीके से एक वायर को क्या करते हैं कॉइल की फॉर्म में बना के इसके अंदर लगा देते हैं। अब ये कॉइल जो है वायर, यानी कि जो हेलिक्स है, ट्यूब के सेंटर में लगी हुई होती है, और लो इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन फॉर RF एनर्जी, यानी कि जो RF इनपुट आएगा उसको लो इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन के तौर पे काम करेगी, और हेलिक्स यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो स्लो वेव स्ट्रक्चर के तौर पे काम करेगा। किस तरीके से काम करेगा वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन स्लो वेव स्ट्रक्चर का काम बेसिकली यही है कि जो आपका RF इनपुट है उसको स्लो डाउन करना, ठीक है। तो अप्लाइड RF फील्ड प्रोपोगेट इन हेलिक्स प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हेलिक्स, ठीक है। यानी कि जब इसके अंदर जब हम इनपुट देते हैं RF की फॉर्म में, तो क्या होता है कि तो क्या होता है कि जब वो प्रोपेगेट करती है हेलिक्स के अंदर, तो उसके अंदर इसकी वजह से जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है हेलिक्स के अंदर, यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड RF इनपुट जब उसके अंदर से गुजरेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी सेंटर ऑफ हेलिक्स, यानी कि जो आपका ये कॉइल वायर है इसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। कलेक्टर का काम क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं वो जब पास हो जाते हैं उसके अंदर से, बीच में से कैविटी है, हेलिक्स है, कुछ भी है, उसके बाद जो है वो कलेक्ट करता है। इन द एब्सेंस ऑफ इनपुट सिग्नल, जब हम इनपुट सिग्नल नहीं हो देते तो डायरेक्ट जाके वो कलेक्टर पे डिसिपेट कर जाते हैं। अगर इनपुट सिग्नल होता है तो उस केस में क्या होता है कि वो फिर अपने हिसाब से चलते हैं, यानी कि जो हमने काम करवाना होता है उस हिसाब से। अब आ जाते हैं, अच्छा यार ये वीडियो जो है वो अलग से बना लेते हैं।